सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी एंड आई एम योर नीट एजुकेटर। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं आपकी री नीट के लिए एक नीट रिवीजन सीरीज लाने वाली हूँ, तो आज वो दिन आ गया है कि मैं चैप्टर लेकर आ गई हूँ, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्लास 12। सो आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेसेस अंदर रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन से लेकर पार्चुलेशन तक पूरा प्रोसेस जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता है, डिटेल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप बस समझना चीजें और मजा आएगा। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे जाइगोट प्रोड्यूस होता है। अब ये जाइगोट आगे चल के प्रोजेनी बनती है, जिससे ह्यूमन स्पीशीज अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रखती है जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन। अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ह्यूमंस रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्या हो गया? री का मतलब हो गया अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, तो ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, दैट इज वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है? ओवम। ठीक है, और ह्यूमंस क्या होते हैं? विविपेरस भी होते हैं। विविपेरस का मतलब जो कि गिव राइज करते हैं यंग वंस को। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? जो कि एग लेइंग होते हैं। पर ह्यूमंस क्या होते हैं? यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? इसमें होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो ऑर्गन हमारे गेमीट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या करता है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है मेल्स में, जिसका नाम होता है स्पर्म, दैट इज वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, अब हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हेल्प कर रहे हैं स्टोरेज में, ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स में और रिप्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो जानते हैं। हमारे पास होते हैं एस्सरी डक्ट्स। एस्सरी डक्ट्स के अंदर क्या होते हैं? रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पास होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स भी। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रल। अब इसमें से ये वाली बात ध्यान रखो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिर्फ अनपेयर्ड होता है, मतलब वो एक ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। पर सेमाइनल वेसिकल और बल्ब यूरेथ्रल क्या होते हैं? दो, टू टू इन नंबर्स होते हैं, दैट इज देयर पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पीनिस। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम में क्या होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को हेल्प करता है अपना टेम्परेचर लो करने के लिए। मतलब जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा? एंड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। एंड्रोजन क्या होता है? मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज होते हैं एट प्यूबर्टी। ठीक है, और क्या करवाता है टेस्टोस्टेरोन? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस होता है एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब वो एंडोक्राइन पार्ट भी सिक्रीट करता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी रखता है। एंडोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रीट करेगा? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और एक्सोक्राइन से क्या सिक्रीट करेगा? स्पर्म। तो टेस्टिस के दो काम हो गए, एक हो गया स्पर्म प्रोडक्शन और एक हो गया टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज को ट्रांसवर्सली कट कट करें तो हमको क्या मिलेगा? उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि हमने टेस्टिस को फॉर एग्जांपल इस तरह से टेस्टिस है और हमने उसको इस टाइप से काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया, तो हमको क्या मिलता है? टेस्टिस के अंदर हमको मिलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है वो हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ स्पर्म सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया होता है। जब हमारा स्पर्म इमेच्योर फॉर्म में होता है तो उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। ठीक है,
है। अब इसके अलावा क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सर्टोली सेल का काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल्स को और क्या बोलते हैं, नर्व सेल, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं इनको, सस्टेंटेक्युलर सेल्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और लेडिक सेल्स भी इसको बोलते हैं। प्लस इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। तो लेडिक सेल्स हमको कहाँ मिले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, और हमको सर्टोली सेल्स का मिले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो जो लेडिक सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेटेड बाय होते हैं एलएच, मतलब लुटेनाइजिंग हार्मोन इनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, किसकी, लेडिक सेल्स की। ठीक है, और लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सर्टोली सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर्टोली सेल्स हमने कहाँ पढ़े कि वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, मतलब एफएसएच जब स्टिमुलेट होता है तो सर्टोली सेल्स की ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन होती है, और तभी वो स्पर्मेटोगोनिया की नरिशमेंट करवा पाती है। इसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ को नरिश कर रहा है, ठीक है, और प्रोटेक्शन कर रहा है स्पर्मेटोगोनिया को। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब ट्रांसवर्स में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसवर्स का मतलब जब हम किसी चीज को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया, जब हम किसी को लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहे हैं, तो हमने टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनल कट किया तो हमको इस तरह से टेस्टिस नजर आता है। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि रूट ऑफ स्पर्म्स क्या रहता है, कि स्पर्म कैसे कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो हमने पीछे देख लिया। ये देखो, ये स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब डायग्राम के अंदर देखो, ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है, ये स्क्रोटम है, और ये हमारा पूरा का पूरा टेस्टिस है। ये देखो, ये आपके कंपार्टमेंट है जो कि मैंने बात की थी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ईच टेस्टिस में कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट्स हैं, 250 लॉब्यूल्स हैं। अब इन कंपार्टमेंट के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने पढ़ी थी 1 2 3 इन नंबर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ठीक है, अब स्पर्म्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए, अब स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और चल के आए ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहाँ पर आए, रेडिटेस्टिस के अंदर। ये पार्ट कौन सा है, रेडिटेस्टिस। ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करते हैं वासा एफरेंशिया में। वासा एफरेंशिया क्या होता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, वासा एफरेंशिया के पास जाते हैं कैपेट एपिडाइमिस, जो कि हेड वाला पार्ट है। यहाँ पे सारे स्पर्म्स आके ट्रैवल करते हैं कैपेट में, फिर कॉर्पस में आते हैं, कॉर्पस मतलब बॉडी, और फिर कॉर्डा से एग्जिट कर जाते हैं वास डिफरेंस की तरफ। कौन, स्पर्म्स कहाँ से चले थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चले थे। तो ये आपका क्या हो गया, रूट मैप हो गया स्पर्म्स का, किस तरह से चलते हैं। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर यूरेथ्रा से आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, और थोड़ा सी बात जान लेते हैं, तो टेस्टिस की वॉल लेयर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजिनालिस क्या होती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है। क्यों, क्योंकि उसके पास होता है सीरियस फ्लूइड। सीरियस फ्लूइड होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट लेयर क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वाली लेयर क्या होती है, हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि टेस्टिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा से हम समझ पा रहे हैं कि हाई ब्लड सप्लाई होने वाली है इसके अंदर। ये भी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो मैंने जो आपको बात बोली थी, ईच टेस्टिस इज कंपोज ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स और लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ईच टेस्टिस के पास क्या है, 250 कंपार्टमेंट्स हैं ये वाले, और हर कंपार्टमेंट के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। चलो आगे देखते हैं कि स्पर्म जब वास डिफरेंस से ट्रैवल करा तो कहाँ पर जाता है। ये वाली बात हमको समझ में आ गई थी। अब आगे चलते हैं, वास डिफरेंस से स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और अब वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट में हमने क्या पढ़ा कि इसके पास सिक्रीशन होती है स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, तो इजैकुलेटरी डक्ट के पास क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है, एंजाइम्स अपने रिलीज करता है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद स्पर्म आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड हमने पढ़ा था कि वो अनपेयर्ड होता है। उसके बाद चलता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और बल्बोयूरेथ्रल किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस में हेल्प करता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बाद हमारा स्पर्म ट्रैवल करता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रल मियटस से आउट हो जाता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और सेमाइनल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, एल्कलाइनिटी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। अब सिक्रीशंस फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अलोंग विद स्पर्म, इनको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। सीमेन नाउ ट्रेवल्स फ्रॉम बल्बोयूरेथ्रल टू यूरेथ्रल मियटस एंड आउट हो जाता है।
इसके अलावा जो ये लार्ज पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पीनिस, और ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, फोर स्किन और प्रेप्यूस। इसके अलावा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पीनिस को देखेंगे तो हमको मिलेगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दैट इज द इरेक्टाइल टिश्यू। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सराउंड करते हैं यूरेथ्रा को, और कॉर्पोरा कैवर्नोसा सराउंड करती है आर्टरी को, जो कि प्रोवाइड कर रही है हाई ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग इरेक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं एस्थेटिक ग्लैंड्स के बारे में। एस्थेटिक ग्लैंड्स कौन कौन से थे हमारे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल, दैट इज कोपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो सेमिनल साइकिल क्या कर रहा है, मोस्ट एल्कलाइन पार्ट दे रहा है सीमेन को। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन और वेरियस एंजाइम। फ्रक्टोज और सिट्रिक एसिड एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पर्म मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय विप्लैश मूवमेंट। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो उसको हाई विप्लैश मूवमेंट प्रोवाइड करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या कर रहा है, एल्कलाइन पार्ट प्रोवाइड कर रहा है सीमन को। इसके पास होते हैं कैल्शियम और प्रोस्टाग्लैंडिन और फॉस्फेट आयंस। ठीक है, इसके अलावा बल्बोरेथ्रल क्या कर रहा है, बल्बोरेथ्रल लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है यूरेथ्रा को इजैकुलेशन के पहले। न्यूट्रलाइज क्या कर रहा है, एसिडिटी ऑफ यूरिन, क्योंकि जो यूरिन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये न्यूट्रलाइज कर रहा है बल्बो यूरेथ्रल किसको, यूरिन को। ठीक है, अब हमने ये वाली बात कर ली कि सीमेन में क्या होता है, स्पर्म सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल। मतलब सीमेन क्या होता है, स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। पर इजैकुलेशन कितना सीमेन रिलीज होता है, 3 to 5 ml सीमेन रिलीज होता है। ठीक है, इसका पीएच क्या रहता है, 7.2 to 7.7। और कितने स्पर्म रिलीज होते हैं, वो होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने मेन प्रोसेस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जो इमेच्योर थे, प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये वाली बात इमेजिन हो पाई, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स थे, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया क्या था, इमेच्योर, और स्पर्मेटोजोआ क्या था, मेच्योर वाला। तो इमेच्योर को मेच्योर में कन्वर्ट करने को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे टिल द लाइफ टाइम ऑफ द मेल। ठीक है, चलता रहता है, पर क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है, पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल डेथ। ठीक है, चलो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ये बनते हैं दो सेल, स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए आगे फर्दर कंटिन्यू माइटोसिस नहीं करता, डिवीजन नहीं करता, स्पर्मेटोगोनिया बी करता है। स्पर्मेटोगोनिया बी साइज में इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, और क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैरी कर रहा है 44+XY क्रोमोसोम। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है जहां से म्योसिस स्टार्ट हो रही है, म्योसिस 1 हो रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहता है डिप्लॉइड, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हमारा बन रहा है वो क्या होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, इसके पास क्या होगा, 22+X और 22+Y। इसके बाद होता है मियोसिस 2, और सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बन जाता है स्पर्मेटिड के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटिड बन गया, अब कुछ डिफ्रेंसिएशन होती है और स्पर्मेटिड बन जाता है स्पर्मेटोजोआ, मतलब वो स्पर्म की शेप ले लेता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजोआ स्पर्म की शेप ले रहा है, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम हो रहा है, देखो स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म कितना कम है और स्पर्मेटिड के अंदर साइटोप्लाज्म कितना ज्यादा है, तो ये कन्वर्जन जो हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ क्या होगा, रिलीज हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उस रिलीज को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, जब वो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये हमारा स्पर्म थे, स्पर्मेटोजोआ थे, जब ये रिलीज कर जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या क्या हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। इन मेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेंगे एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एलएच एक्ट करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन किस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, अब जो एफएसएच है, एफएसएच किस पे एक्ट करेगा, सर्टोवली सेल्स के अंदर। सर्टोवली सेल्स
रिलीज करेंगे स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, दैट इज स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ बनाने का प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इनहिबिन जो रिलीज हुआ है वो एक नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को कि अब रुक जाओ, अब और सिक्रीट मत, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ज्यादा सर्टोली सेल्स भी नहीं चाहिए, इसीलिए सर्टोली सेल्स की ग्रोथ कौन रोक रहा है, इनहिबिन बोल रहा है एफएसएच को कि बस रुक जाओ। ठीक है, चलो अब जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में कि स्पर्म किस तरह दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका और क्या फंक्शंस करता है। ठीक है, अब जो स्पर्म होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के पास क्या होते हैं, एक्रोसोम, न्यूक्लियस। नेक के पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स। मिडिल पीस के पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और लास्ट होता है टेल। अब जान लेते हैं स्पर्म सेल के बारे में कि स्पर्म सेल कैसा कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले एक सेल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है उसके पास एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिख रहा है। अब एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी होता है एक्रोसोम, क्योंकि स्पर्मेटिड के पास क्या होता है, गोल्जी होते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, कौन, गोल्जी। ठीक है, अब एक्रोसोम क्या करता है, सेवरल एंजाइम सिक्रीट करता है जब ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम पे। सारा एंजाइम का मटेरियल कहाँ पर होता है, एक्रोसोम के पास होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है जो कि हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का मदद करता है जब क्लीवेज होती है एम्ब्रियो की, जब फर्स्ट क्लीवेज होती है एम्ब्रियो की तब क्या होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करता है। इसके बाद हमारा डिस्टल सेंट्रियोल है। तो डिस्टल सेंट्रियोल किसको, एक्सियल फिलामेंट को राइज देता है, जो कि आपको ये एक्सियल फिलामेंट दिख रहा है। कहाँ से निकल रहा है वो, डिस्टल सेंट्रियोल से। इसके बाद होते हैं हमारा मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होता है, हमारे पास न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, जो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है बेसिकली स्पर्म की मूवमेंट के लिए। कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं, 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज स्पाइरली, कॉल्ड नेम्बनकर। ठीक है, अभी तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं ये स्पाइरली अरेंज दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर। इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेबनकर। ठीक है, जो कि मदद करता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, क्योंकि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म है जो कि बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है स्पर्म के अंदर, जो कि स्पर्मेटिड के अंदर बहुत ज्यादा था। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, टेल। टेल के पास क्या होता है, एक्जियल फिलामेंट होता है पूरा उसकी टिप तक। ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, स्पर्म को मूवमेंट के लिए, कब, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो जाता है। सो दैट इज इट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, वो होती है अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ओवरीज होती है दो। उसके बाद ओविडक्ट होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, यूट्रस होता है, वेजाइना होता है, सर्विक्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। तो इसमें भी जैसे मेल रिप्रोडक्टिव में था वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव को सिंपली वैसे ही डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन था, टेस्टिस, और फीमेल में क्या है, ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, वही जो मेल में था, दैट इज गैमीट प्रोडक्शन। अब फीमेल के केस में हम क्या बोलेंगे, ओवम, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। ओवम की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis, दैट इज फीमेल गैमीट के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसका काम क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, स्टोरेज में हेल्प करना, सपोर्ट में हेल्प करना और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, किसका, ओवम का। अब ये भी डिवाइड होता है एसेसरी डक्ट के अंदर, एसेसरी ग्लैंड के अंदर और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। एसेसरी डक्ट में क्या होते हैं हमारे, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस, इसको हम वूम भी बोलते हैं। एसेसरी ग्लैंड में कौन होते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड होते हैं और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी रिड्यूस करता है, अल्कलाइनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम बोलते हैं वल्वा। वल्वा के अंदर क्या क्या होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस, ये पार्ट होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। अब जान लेते हैं ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में, एज अ ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो ओवरी का आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। आउटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स। और इनर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। आउटर वाले पार्ट में कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है, सारे फॉलिकुलोजेनेसिस होते हैं जहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं सारे। अभी आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, अब ओवरी की आउटर वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम से।
ठीक है। अब जैसे हमने टेस्टिस पढ़ा था कि टेस्टिस हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होता है, ठीक है, वैसे ही ओवरी ओवरी भी क्या होती है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड होती है, जो कि एंडोक्राइन पार्ट भी सिक्रीट कर रही है और एक्सोक्राइन पार्ट भी सिक्रीट कर रही है। एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट कर रही है, हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या सिक्रीट कर रही है, एग, ओवम और ओवा। ये सब एक ही बात है, कुछ भी बोल लो, एग बोल लो, ओवम बोल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास ये क्या होता है, ओवरी, ठीक है, जो हमने पढ़ा, जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा ओवम, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस हुआ, एग प्रोड्यूस हुआ, ये ट्रैवल करता है ऊपर फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई करता है ओवम को कलेक्ट कर लेता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रेई का। ओवम हमारा ऊपर ट्रैवल करता है इन फंडिबुलम में और पहुंचता है एम्प्यूला में, एम्प्यूला में उसको स्पर्म मिलता है और वहां से वो जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। एम्प्यूला को इसलिए हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एम्प्यूला क्या होता है, ब्रॉडर और वाइडर पार्ट होता है, मतलब उसको जगह मिलती है वहां पे, एक अच्छी साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, इस्थिमस, एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम। ठीक है। अब ये तुम्हारे नीट के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि फेलोपियन ट्यूब कौन सी एपिथेलियम से लैंड होती है, वो होती है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के पास क्या होते हैं, यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो कि ओवम को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड्स यूट्रस। ठीक है। यहाँ पे पूरे पूरे यहाँ पे क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं, किसमें, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है डायरेक्टली। ठीक है। क्योंकि क्या शो कर रहा है फेलोपियन ट्यूब, सीलियरी एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉर ओवम। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, क्योंकि वो ओवम को ऊपर जाने में, मूवमेंट करने में, यूट्रस तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। सीलियरी मूवमेंट शो कर रही है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो कर रही है, वही मूवमेंट जो कि हमारे गले में होती है खाना खाते टाइम, जो कि आपने डाइजेशन में पढ़ रखा होगा। ये वाला पार्ट होता है हमारा यूट्रस का, जिसको हम वूम बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हिस्टेरा। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। यूट्रस की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन कैविटी। तो अब जान लेते हैं यूट्रस की वॉल्स। यूट्रस की वॉल्स कितनी होती है, तीन वॉल्स होती है यूट्रस की। आउटर मोस्ट वाली वॉल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, अंदर वाली वॉल को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किसकी बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, वही मसल जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है। अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है और यही साइक्लिकल चेंजेस करवाती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्लॉग्स ऑफ हो जाती है। उस लेयर का नाम क्या होता है, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर का ही पार्ट होती है। एंडोमेट्रियम के अंदर भी सबसे इनर मोस्ट वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। अब जान लेते हैं अटैचमेंट ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी कैसे कैसे अटैच रहती है। जब ओवरी पेल्विक वॉल से अटैच रहती है, तो उसको मदद कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, मतलब यहीं पर एक लिगामेंट होता है जो कि उसको पेल्विक वॉल से अटैच करवा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब दूसरा लिगामेंट कौन सा है, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को किससे कनेक्ट कर रही है, यूटेराइन वॉल से, मतलब ये वाला लिगामेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, मीजोवेरियम। मीजोवेरियम ओवरी को कहाँ से कनेक्ट कर रही है, एब्डोमिनल वॉल में, मतलब ओवरी को बाहर वाली तरफ, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल में कनेक्ट कर रही है, उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। ठीक है। तो ये वाले तीन लिगामेंट याद रहेंगे, कौन कौन से हैं, सस्पेंसरी, ओवेरियन और मीजोवेरियम। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा मैमरी ग्लैंड। ठीक है। मैमरी ग्लैंड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सिर्फ मैमल्स के अंदर। ठीक। अब जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स और सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। ये होते हैं एक पेयर, मतलब टू इन नंबर। ठीक है। मैमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करेगा, मिल्क सिक्रीट करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और होते हैं एडिपोज टिश्यू। एक टिश्यू कौन सा है, जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क सिक्रीट कर रहा है, और दूसरा टिश्यू कौन सा है, जो कि फैट को स्टोर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प कर रहा है किसकी, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट की और ग्रोथ की। प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा कब होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड की सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है। इसके बाद मेमोरी ग्लैंड के पास होते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और उसके अंदर होती है तुम्हारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ही होती है जो कि मेन मिल्क सिक्रीट करती है। मिल्क सिक्रीट किसकी वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन की वजह से। प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है। निपल जो होते हैं वो सराउंड होते हैं एरियोला से। एरियोला क्या होता है, एक पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। अब देखो ये है हमारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स, फैट टिश्यू दिख रहा है आपको, और ये आपको रिब्स दिख रही है, जो कि सजाइटल सेक्शन दिख रहा है किसका, मेमोरी ग्लैंड का, सजाइटल सेक्शन। ठीक है। जब हमने मेमोरी ग्लैंड को
इस टाइप से कट करके देखा है तो हमको उसमें क्या दिख रही है, रिब्स दिख रही हैं, और क्या दिख रही है हमको, पेक्टोरालिस मेजर मसल, ठीक है, जो कि रिब्स के आगे लोकेटेड होती है पेक्टोरालिस मेजर मसल, उसके ऊपर क्या है, मैमरी ग्लैंड लोकेटेड है, ठीक है। अब मैमरी ग्लैंड का जो मिल्क सिक्रीशन का प्रोसेस है उसको जान लेते हैं। देखो एल्वेलाई से क्या हुआ, मिल्क सिक्रीट हुआ, मिल्क सिक्रीट होकर एल्वेलाई में सब में, ठीक है, बाहर निकला मेमोरी ट्यूब्यूल से, ये जो दिख रहा है आपको इसको हमने क्या बोला, मेमोरी ट्यूब्यूल। अब मेमोरी ट्यूब्यूल से ये ल्यूमेन में आ गया है सारा मिल्क, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आ गया है इस मेमोरी डक्ट के अंदर, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला के अंदर जिसमें टेम्परली स्टोर होता है मिल्क, मेमोरी एम्पुला के अंदर, मेमोरी एम्पुला के बाद ये वाला पार्ट क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट से सीधा बाहर निपल पे, ठीक है। आगे चलते हैं ओजेनेसिस पे। एक सेकंड में आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप तो इन नोट्स की पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से सिंपली डाउनलोड करके आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, ओजेनेसिस। अब ओजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है oogonia से, ठीक है। oogonia सेल में माइटोसिस होती है, ग्रोथ होती है, और ये सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करता है और इंक्रीज हो जाता है साइज के अंदर, बना लेता है प्राइमरी oocyte। ये बात हो रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बिफोर बर्थ इन अ फीमेल चाइल्ड। oogenesis का प्रोसेस एक फीमेल के अंदर बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है और चलता है मेनोपॉज तक, दैट इज 45 to 50 एज तक चलता है, ठीक है। अब oogonia जो होते हैं बिफोर बर्थ, ये होते हैं मिलियंस में, मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं पर ओवरी, पर प्यूबर्टी के टाइम पे ये कुछ ही रह जाते हैं, मिलियन से इसकी रीच पहुंच जाती है 60 to 80,000, मतलब बाकी सब oogonia क्या हो जाते हैं, रास्ते में डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट होता है oogonia से, oogonia सेल में क्या हुई, माइटोसिस हुई, ग्रोथ हुई, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई, ठीक है। तो oogonia क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। ये बात हो रही है बिफोर बर्थ की, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है मेयोसिस 1 में, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन फेज पे, कब, बिफोर बर्थ, ठीक है। बर्थ के टाइम पे हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है कौन सी स्टेज पे, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे, ठीक है। अब प्यूबर्टी के बाद ये oogenesis का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी कब लगती है, प्यूबर्टी लगती है फीमेल के अंदर 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज में, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ये मेयोसिस 1 कंप्लीट होता है और हमको मिलते हैं दो अनइक्वल सेल, दैट इज सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 पे, क्या हो गई, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गई। अब अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो सेकेंडरी oocyte अनइक्वल डिवीजन करता है और बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और बना लेता है ओवम। कब बनाता है, जब स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म ओवम से मिलता है तो क्या होता है, मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और क्या बनाता है, ओवम बना लेता है। ओवम स्पर्म से फ्यूज करके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगी तो सेकेंडरी oocyte जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम पे अभी आगे पढ़ेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल एक इंट्रो ले लो, अगर ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बॉडी से रिलीज हुआ, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो अपने आप बॉडी से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आउट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस में, ठीक है। ये आ गया फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। अब हमारे ओवरी के अंदर क्या होगा, 28 डेज की साइकिल होती है, तो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इस टाइप से फॉलिकल्स बनते हैं। उनकी क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि हमारे oogoनियाज बने। अब ये oogonia कितने प्रेजेंट थे, 2 to 4 मिलियन oogonia प्रेजेंट थे पर ओवरी के अंदर। अब जो ये oogonia प्रेजेंट है, इसका एक सेल oogonia, ठीक है, ग्रोथ और माइटोसिस करता है और क्या बना लेता है, प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte किसके अंदर है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमोर्डियल कन्वर्ट्स टू प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जो कि सराउंड कर रहे हैं प्राइमरी oocyte को, ठीक है। अभी प्लॉइडी क्या है, डिप्लॉइड। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, मेयोसिस 1 पे अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज पे, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ ली। प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पे क्या हो गया, हमारा प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो गया, कब, बिफोर बर्थ।
अब ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ हो गया फीमेल का, ठीक है, तो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं पर ओवरी, ठीक है। जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल है ये मिलियंस में प्रेजेंट है, मतलब 10 लाख फॉलिकल प्रेजेंट है। तो बर्थ और प्यूबर्टी के टाइम के बीच में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, पर फिर भी डीजनरेट कितने हो गए प्राइमरी फॉलिकल्स, मिलियन से ये नंबर पहुंच गया है 60 to 80,000, ठीक है। तो कितने ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो गए, डीजनरेट हो गए इसी प्रोसेस में। मतलब एक फीमेल के अंदर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम के पीरियड के बीच में प्राइमरी फॉलिकल 1 मिलियन से लेकर 60 to 80,000 ही रह गए, और जो बीच वाले फॉलिकल्स हैं वो ड्यूरिंग दीज ईयर्स डीजनरेट हो जाते हैं। अब प्यूबर्टी के बाद ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर ज़्यादा हो गई है, 6 to 8 लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स ऊपर आ गई है, और एक थीका भी डेवलप कर लिया है किसने, सेकेंडरी फॉलिकल ने। अब प्यूबर्टी के बाद, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, प्यूबर्टी के बाद क्या हो गया है, मेयोसिस 1 कंप्लीट हो गई है और प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte मिली। अब प्यूबर्टी के बाद क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर, और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा एफएसएच को, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज फॉलिकल्स, ये हेल्प करेगा फॉलिकल्स की ग्रोथ में। तो सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। तो हमको सेकेंडरी oocyte हमारा मिल गया है, उसके साथ हमको टर्शियरी फॉलिकल भी मिला है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एंट्रम लेयर होती है। एंट्रम क्या होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, लिक्वर फॉलिक्यूलाई। इसके अलावा जो थीका थी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर वो अब दो बन चुकी है, एक थीका एक्सटर्ना और एक थीका इंटरना। अब एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा। टर्शियरी फॉलिकल एफएसएच के इन्फ्लुएंस में क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte को सराउंड करते हैं जोना पेल्यूसिडा और करोना रेडिएटा, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 14th आ चुका है और ओव्यूलेशन हो गया है। ओव्यूलेशन क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है। तो ओवरी से ओवम रिलीज हो जाएगा, कब, 14th डे पर। इस टाइम पे क्या होगा, एलएच सर्ज जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब जो ये ओवम रिलीज हुआ है तो ओवरी क्या करती है, ऑल्टरनेटिवली ओव्यूलेट करती है। इसके अलावा जो ओवम हमारा रिलीज हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये ओवम फ्यूज होके क्या बनाएगा, जाइगोट। पर मैक्सिमम टाइम्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये सेकेंडरी oocyte और ये ओवम बॉडी से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बॉडी से बाहर हो जाता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हुआ, इसके बाकी के सेल्स क्या बन जाते हैं, कॉर्पस हीमोरैजिकम, ठीक है। कॉर्पस हीमोरैजिकम आगे जाके क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम एक्ट करता है एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड और सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। अब अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस लूटियम क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, येलो कलर का होता है, और कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल्स। अब हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी देन सिक्रीट करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एफएसएच फॉलिकुलर सेल्स पे एक्ट करेगा और फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ कराएगा। फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ होगी तो सबसे बड़ा फॉलिकल कौन सा बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा फॉलिकल बनेगा। इसीलिए ग्राफियन फॉलिकल सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब ये एस्ट्रोजन जाके पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि अब आप एलएच सिक्रीट करो। एलएच सिक्रीट करने से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन से क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, और रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि अब आप लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर दो, क्योंकि लुटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बॉडी में बढ़ गया तो इसका इसका इंडिकेशन क्या होगा कि प्रेगनेंसी होने वाली है। तो इसी वजह से एलएच के नेगेटिव फीडबैक की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, मेमेलियन प्राइमेट्स का। मेमेलियन प्राइमेट्स कौन होते हैं, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस, मतलब इन्हीं इन्हीं लोगों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। बाकी जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ईस्टर साइकिल होती है, पर इन लोगों के अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है
दैट इज डेसिकेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ठीक है, अब जो मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होती है वो 28 डेज पे रिपीट होती है। तो ये एक डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें जानते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो ओवरी के अंदर होती है और यूट्रस के अंदर होती है। तो जो ये दो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अब देखो, जो आपका डे 1 से लेकर डे 5 होता है वो आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है या फिर मेंस्ट्रुअल फेज होता है। जब आपको मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, ये क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद 5 से लेकर डे 13 तक उसको हम क्या बोलते हैं, प्लोरिफिलेटिव फेज। उसके अलावा प्लोरिफिलेटिव फेज को और क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। डे 14 को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। और डे 15 से लेकर डे 28 को इसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज और लूटियल फेज बोलते हैं। अगर ओवरी के अंदर हो रहा हो तो लूटियल फेज बोलेंगे, यूट्रस के अंदर हो रहा है तो उसको सिक्रीटरी फेज बोलेंगे। ठीक है, सिक्रीटरी फेज के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रीटरी, एंडोमेट्रियम बिकम्स ग्लैंडुलर। ठीक है, इस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का लेवल लो हो रहा होता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम रिग्रेस होके बन रही होती है कॉर्पस एल्बिकन्स, मतलब कॉर्पस लूटियम हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही होती, इसीलिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है। कब, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे। ठीक, अब जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, इसका टारगेट ऑर्गन होता है ओवरी। और ओवेरियन हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसका टारगेट ऑर्गन होता है यूट्रस। ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे एफएसएच और एलएच की कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहती है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद एंडोमेट्रियम जो टूटी है वो बननी स्टार्ट होती है, मतलब प्रोलिफेरेटिव फेज होता है यूट्रस में, मतलब यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, और इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो ओवरीज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होता है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल होगा वो सबसे बड़ा फॉलिकल होगा, और फॉलिकल क्या सेक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन। तो सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कब होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा होगा। तो ईस्ट्रोजन जब हमने देखा था कि पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और बोल रहा है कि एलएच सिक्रीट करो। ठीक है, तो एलएच सिक्रीट होता है, इस टाइम पे एलएच की सर्ज आती है और ओव्यूलेशन होता है। अब जब डेवलपमेंट हो रही थी फॉलिकल्स की टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल, तो एफएसएच भी एक्ट कर रहा था। तो एफएसएच का लेवल भी हाई होता है, पर कंपैरेटिवली एलएच से एफएसएच का लेवल कम होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है और क्या बनता है, कॉर्पस हीमोरैजिकम। कॉर्पस हीमोरैजिकम के बाद बनता है कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन, इसी वजह से हमको प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखती है यहाँ पर, और ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज, क्योंकि एंडोमेट्रियम इस टाइम पे सिक्रीट कर रही होती है, ग्लैंडुलर बन जाती है। और लूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरी में कॉर्पस लूटियम डिग्रेस हो रहा होता है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन हाई हुआ है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियल थिकनिंग। ठीक है, और इसको बना देगा सिक्रीटरी। क्या करेगा, ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, जिससे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए मदद मिलेगी किसको, फीटस को, ग्लाइकोजन प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियल थिकनिंग। अब प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो इस वजह से क्या होगा, एलएच कम हो जाएगा। एलएच कम कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है कि एलएच कम हो जाए, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा तो एलएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हाई होगा तो एलएच कम हो जाएगा। एफएसएच तो कम हो ही जाता क्योंकि फॉलिकल्स अब बन नहीं रहे, तो अब एफएसएच और एलएच दोनों कम हो जाएंगे। एलएच की एब्सेंस में कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो जाएगा और बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। अब कॉर्पस एल्बिकन्स तो एंडोमेट्रियल थिकनिंग को मेंटेन कर नहीं सकता, इसीलिए यहाँ से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है और ये एंडोमेट्रियल थिकनिंग मेंसेस की फॉर्म में स्लॉग्स ऑफ हो जाती है। तो ये होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। अब जान लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल केमिल टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, अब इसके होते हैं 3 स्टेप, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो इंसेमिनेशन क्या होता है, स्पर्म का इंट्रोडक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसेमिनेशन। स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो वो करता है कुछ चेंजेस। ठीक है, ओवम तक रीच करने के लिए वो चेंजेस क्या होते हैं, वो होते हैं रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू एक्सपोज एक्रोसोम। अब सारी रिएक्शन तो एक्रोसोम करेगा ना, जो स्पर्म हेड के, जो स्पर्म के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम होता है, सारी रिएक्शन तो एक्रोसोम करेगा। तो उसको एक्सपोज करने के लिए क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की रिमूवल कर देते हैं, किसके, स्पर्म के ऊपर से। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनसाइड स्पर्म टू इंक्रीज रैपिड विप्लैश मूवमेंट। अब जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म आता है तो उसको अपनी विप्लैश मूवमेंट जल्दी से पहुंचना होता है,
सारे इतने सारे स्पर्म्स होते हैं तो सबसे पहले पहुंचता है, तो इसीलिए सबसे पहले वाले स्पर्म को ओवम से फ्यूज करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए स्पर्म की स्पीड इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नियरली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एंटर थ्रू वेजाइना बट नियरली 100 to 200 स्पर्म्स रीच एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब इजैकुलेशन के टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर हुए वेजाइना के थ्रू, पर एम्पुलर रीजन पे कितने पहुंच रहे हैं, 100 से 200 स्पर्म्स ही पहुंच रहे हैं। बाकी सब क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो जा रहे हैं रास्ते में। क्यों? क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, आगे क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शंस देखने के लिए आप ये वाला डायग्राम देखो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte ओवम का। ठीक है, ओवम के ऊपर क्या है, उसकी ऊलेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, उसको क्या बोलते हैं, ऊलेमा। ठीक है, ओलेमा और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर क्या होती है, कोरोना रेडिटा के सेल्स होते हैं। तो अब अगर स्पर्म पहुंचता है तो उसको इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके सेकेंडरी oocyte पे पहुंचना होता है फर्टिलाइज करने के लिए उसको। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, जो कि एक्रोसोम मतलब स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम रिएक्शंस करवाता है सारी अंदर तक फ्यूज कराने के लिए स्पर्म को ओवम से। ठीक है, तो जानते हैं क्या करता है एक्रोसोम। एक्रोसोम बर्स्ट एंड रिलीज ऑल इट्स हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटीलिटिक एंजाइम्स सच एज हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज रिलीज करता है, क्यों? क्योंकि जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत कंपैक्टली पैक्ड होते हैं बाय हाइलुरोनिक एसिड। तो एक्रोसोम क्या करता है, पहला एंजाइम से क्रिएट कर रहा है हाइलुरोनिडेज। वो क्या करेगा, इन हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेगा और कोरोना रेडिएटा को लूज कर देगा, जिससे वो एंटर कर जाए कहाँ पे, जोना पेल्यूसिडा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हेल्प इन पेनिट्रेटिंग इनटू कोरोना रेडिएटा। तो एक्रोसोम ने क्या किया, पहले रिलीज करा हाइलुरोनिडेज, उसके बाद रिलीज कर रहा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कि कोरोना रेडिएटा में पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे जोना पेल्यूसिडा पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है ZP3। ठीक है, स्पर्म विल बाइंड विद ZP3 रिसेप्टर्स। जो ओवम होता है, ओवम की जोना पेल्यूसिडा की लेयर के ऊपर ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि चेक करते हैं कि स्पर्म स्पीशीज स्पेसिफिक है और चेक करते हैं कि पॉलीस्पर्मी ना हो। मतलब अगर एक स्पर्म आके अटैच हो गया ओवम पे तो वही स्पर्म रहे, और बाकी सब स्पर्म्स को क्या कर देता है, वो बाहर फेंक देता है कि बाकी स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक हो जाए। तो ZP3 क्या करता है, एक गार्ड की तरह एक्ट करता है कि जो स्पर्म आया है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है कि नहीं। अब जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए क्या रिलीज करता है स्पर्म, एक्रोसोम क्या रिलीज करता है, जोनालाइसिन, जिसको एक्रोसिन भी बोलते हैं। जोनालाइसिन क्या करेगा, जोना पेल्यूसिडा को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अब देखो, स्पर्म के रास्ते से कोरोना रेडिएटा के सेल्स भी हट गए हैं और जोना पेल्यूसिडा भी हट गई है। तो अब स्पर्म के लिए दुल्हन तैयार है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte से स्पर्म मिलता है और क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओटेड। ठीक है, मेयोसिस कंप्लीट होता है कब, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओटेड। ओटेड एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ओवम भी है और स्पर्म का न्यूक्लियस भी है। ठीक है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब वो डिप्लॉइड से होती है कौन, ओटेड। आगे जाके वो बनाती है जाइगोट। तो ये होता है आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है, जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है उसके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जाइगोट है। ठीक है, सराउंड कर रहा है अभी जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या हो रही है, फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज हमको याद है स्पर्म के टाइम पे हमने देखा था कि कौन करा रहा है, प्रॉक्सिमल सेंट्रिकल करवा रहा है। क्या करवा रहा है, फर्स्ट क्लीवेज करा रहा है। अब देखो, जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगी और जाइगोट क्या बन जाएगा, 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, अब जो जाइगोट के जो सेल बने इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब देखो जाइगोट का और ब्लास्टोमियर का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देखो, तुम ये देख पाओगे कि न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, हाई है। किसका, सेकंड सेल स्टेज का। मतलब इसमें क्या है, 4n है ना, और इसमें क्या है, 2n है। मतलब तुम्हारा न्यूक्लियर रेशियो बढ़ रहा है और साइटोप्लाज्मिक रेशियो एज इट इज है। ठीक है, तो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, हाई होगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड क्लीवेज होगी। सेकंड क्लीवेज में क्या होगा, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज बन जाएगा। थर्ड क्लीवेज के बाद 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, 4 हमको ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे। ठीक है,
इसके बाद क्लीवेज होगी और हमको मिलेगा 8 to 16 सेल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मोर्यूला। ठीक है, 8 to 16 सेल्स हो जाएंगे, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्यूला स्टेज। अब जो ये मोर्यूला स्टेज है ये दिखता है एक मलबेरी टाइप का। ठीक है, बहुत सारे ब्लास्टोमियर सेल्स एक मलबेरी टाइप के दिखते हैं। ठीक है, आगे मोर्यूला की माइटोसिस होती है तो बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखो, जो आउटर सेल्स है ये होते हैं ट्रोपोब्लास्ट के, और जो ये इनर सेल्स है इनको बोलते हैं इनर सेल मास्ट। ठीक है, और जो ये कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है, अब जो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर सेल्स लगे होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट आगे जाके बनाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, और इनर सेल मास आगे जाके बनाते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो और आगे जाके फीटस बनता है। कौन, इनर सेल मास बना। अब देखो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या क्या होती है, वो होती है एमनियन, कोरियन, योक सैक और एलेंटॉइस। ठीक है, एमनियन का काम क्या होता है, एमनियन एक एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है, जो एमनियन सैक होता है जिसमें बच्चा तैरता है। ठीक है, वो एक्ट करता है कैसा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, मतलब पानी सूखने से उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, उसके बाद कंटेन सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड ही होता है जिससे एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। कोरियन क्या करता है, कोरियन एक विलाई फॉर्म करता है जो कि तुम्हारे ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस से इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योकसैक। योकसैक क्या करता है, ब्लड फॉर्म करता है, किसका, एम्ब्रियो का, हीमोपोइसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या कर रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म कर रहा है जो कि एक फीटस को मदर से कनेक्ट कर रहा है, और उसके अंदर वॉटन्स जेली भी फॉर्म कर रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है एक बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स जिसमें 2 आर्टरी होती है और एक वेन होती है, जो कि मदर से फीटस को न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रही है, गैसेस एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई कि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करेगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, और इनर सेल मास क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल के अंदर इम्बेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है। अब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है वो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। देखो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, यूट्राइन वॉल में एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम की अटैचमेंट के लिए ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, कोरियोनिक विलाई फॉर्म करता है। कैसे करता है, ट्रोपोब्लास्ट रिलीज करता है हाइड्रोलिटिक और प्रोटीलिटिक एंजाइम्स किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, जिस वजह से कोरियोनिक विलाई फॉर्म होती है और उनकी अटैचमेंट और ज्यादा टाइट हो जाती है, किसकी, एंडोमेट्रियम की और ट्रोपोब्लास्ट की। ठीक है, आगे चल के कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी के बीच में। ठीक है, जो जो भी सारा फंक्शन हो रहा है फीटस और मेटरनल बॉडी के अंदर, वो कौन करा रहा है, प्लासेंटा करा रहा है। अब देखो जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो गया तो एंडोमेट्रियम को अब बोलते हैं डेसिडुआ। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन दैट यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। ठीक है, डेसिडुआ, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है उस वाली यूट्राइन टिश्यू को, ठीक है, उस वाले टिश्यू डेसिडुआ को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बेसालिस। एक और पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा इम्प्लांटेशन का, उसको बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटाइलिस, पर वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, प्लासेंटा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लासेंटा क्या क्या करता है। ठीक है, प्लासेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एम्ब्रियो, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, बच्चे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो के रिमूव कर रहा है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो। अब ये हमने पढ़ लिया कि प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि ट्रांसफर कर रही है सब्सटेंसेस को। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनी हुई है, 3 ब्लड वेसल्स, 2 आर्टरी होती है, एक वेन होती है, अम्बिलिकल वेन जिसको बोलते हैं, और अम्बिलिकल आर्टरी जिसको बोलते हैं, जो इम्प्योर ब्लड कैरी अवे लेकर जा रही है आर्टरी, और वेन क्या कर रही है, प्योर ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, वॉटन जेली के थ्रू ये सब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मेटरनल ब्लड। अब देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल और थायरॉक्सिन
और ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। वैसे प्रेजेंट होते हैं पर प्रेगनेंसी के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। प्लासेंटा एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब प्लासेंटा भी एक्ट कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब क्या क्या हार्मोन है वो वाली चीज जान लेते हैं। तो हार्मोन्स क्या क्या सिक्रीट कर रहा है प्लासेंटा, दैट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये HCG क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या कर रहा है, मेंटेन्स मदर्स मेटाबॉलिज्म फॉर कांस्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी सप्लाई टू फीटस। मतलब फीटस को टाइम टू टाइम एनर्जी ट्रांसफर होती रहे, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होती रहे, इसीलिए मदर का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है कौन, HPL। और क्या करता है, प्रिपेयर्स ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। अब डिलीवरी होएगी, लैक्टेशन का पीरियड आएगा, इसीलिए ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी करा रहा है कौन, HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है। लैक्टोजन है इसीलिए क्या कर रहा है, ब्रेस्ट से इन्वॉल्वमेंट है इसका। चलो नेक्स्ट देखो, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। अब डिलीवरी के बाद वही सेम, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की जरूरत होगी। प्रोलैक्टिन किस लिए जरूरत होगी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और ऑक्सीटोसिन किस लिए जरूरत होगी, टू लेट डाउन मिल्क, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन इंक्रीज कर रहा है इसके रिसेप्टर्स और फॉर्म्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्यूरिंग पार्चुलेशन। प्रोस्टाग्लैंड किस में हेल्प करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने में पार्चुलेशन के टाइम पे, ठीक। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। उसके अलावा फॉर्म सर्वाइकल प्लग दैट प्रिवेंट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्विक्स में सर्वाइकल प्लग फॉर्म होता है, वो किस में हेल्प करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है, फीटस को यूट्रस से एंटर ना कर जाए, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, सर्वाइकल प्लग हेल्प करता है। तो क्या कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, उसको फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट हार्मोन क्या है प्लासेंटा का, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या कर रहा है, इट स्ट्रेचेस एंड लूजन्स पेल्विक मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स फॉर पार्चुलेशन। इसका बेसिकली टाइम कब है, डिलीवरी के टाइम पे। क्या क्या कर रहा है, ये स्ट्रेच कर रहा है और लूज कर रहा है किसको, लिगामेंट्स को, मसल्स को, जॉइंट्स को, कि पार्चुलेशन डिलीवरी का प्रोसेस आराम से हो पाए। कब, रिलैक्सिन कर रहा है। अब देखो नीट का आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। क्या बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वो बनते हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। मतलब ये तीन हार्मोन, ठीक है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही फॉर्म होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, अदरवाइज दे आर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ठीक है। G फॉर गैस्ट्रुलेशन, G फॉर जर्म लेयर्स, ठीक है। जब जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो जर्म लेयर्स फॉर्म करेगा। तो जर्म लेयर की फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रुलेशन। जर्म लेयर्स क्या क्या होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, फॉर्म फ्रॉम इनर सेल मास। अब हमने ब्लास्टोसिस्ट का जो डायग्राम देखा था उसके अंदर इनर सेल मास देखे थे जो कि एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है, वही इनर सेल मास, ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं। और वही इनर सेल मास क्या होता है, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल इन अ ह्यूमन बॉडी। मतलब वो इनर सेल मास के पास क्या होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि गिव राइज करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज, कोई भी ऑर्गन और कोई भी टिश्यू को गिव राइज कर सकते हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ इनर सेल मास। अब जब ये 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोला फॉर्म हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जैसे जैसे फीटस ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ मतलब 4 वीक्स हो गए हैं प्रेगनेंसी को, तो क्या हुआ है, एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म। सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो का हर्ट फॉर्म होता है। और हर्ट फॉर्म होने की इंडिकेशन क्या होती है, ये आप स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर सकते हो कि हार्ट बीट साउंड सुनाई दे रही है कि नहीं, तो इससे पता लगता है कि हर्ट फॉर्म हो गया है। अब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। मतलब हाथ और पैर और छोटी छोटी उंगलियां भी फॉर्म हो जाती हैं, कब, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर थर्ड मंथ, थर्ड मंथ दैट इज 12 वीक्स के बाद क्या होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फॉर्म हो जाती है। मतलब ओवरऑल सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं थर्ड मंथ के बाद, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ होती है पूरी बॉडी की, मेजर ऑर्गन सिस्टम थर्ड मंथ तक पूरे फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया
ही फॉर्म हो जाती है कि बॉय है और गर्ल है, ये साफ दिखता है अल्ट्रासाउंड। इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं और फीमेल फिटिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आफ्टर 5th मंथ। ठीक है, आफ्टर 5th मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड। मतलब फीटस आपका वूम में अब मूवमेंट शो करने लगा है और उसके सर पे हेयर्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, चलो आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म। मतलब फीटस की पूरी बॉडी पे छोटे छोटे फाइन हेयर्स आ गए हैं, उसकी आईलिड सेपरेट हो गई है और आईलैशेस भी फॉर्म हो गई है उसके अंदर। ठीक है, ये कब बात हो रही है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, 3 3 मंथ का ये गैप होता है, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ क्या बोल रहे हैं, फुली फॉर्म्ड फीटस रेडी है, पूरा फीटस रेडी है पार्चुरेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं पार्चुरेशन की तरफ कि पार्चुरेशन में क्या क्या हो रहा है। चलो, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस, जब डिलीवरी हो रही है फिटस की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं। पार्चुरेशन इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब न्यूरल न्यूरल पार्ट भी इसमें शामिल है और हॉर्मोन्स वाला पार्ट भी इसमें शामिल है। फुली डेवलप्ड fetus and placenta send signals that induces mild uterine contractions in the uterus called as fetal ejection reflex। अब जब पूरा फीटस रेडी हो गया है ना, तो फीटस और प्लासेंटा क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी की यूट्रस में क्या हो रहा है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, जिसको क्या बोला, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब फीटल क्या कर रहा है, इजेक्शन के लिए रिफ्लेक्स दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब मदर की यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, इसके वजह से पिट्यूटरी क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा देती है। मतलब पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आ रही थी, अब ऑक्सीटोसिन क्या कर रही है, और कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा रही है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ गई। स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ पर हो रही है, यूट्रस में हो रही है। ये क्या कर रही है, एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट दे रही है ऑक्सीटोसिन पे, जिससे और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चल रही है। इस तरह से साइकिल कंटिन्यू रहती है टिल पार्चुरेशन तक। ठीक है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स मोर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस लीड टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी बाय बर्थ कैनाल। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुई जिसने स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करी, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और ऑक्सीटोसिन ने और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक पार्चुरेशन नहीं हो जाता। तो ये होता है आपका डिलीवरी का प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं लैक्टेशन पे, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। लैक्टेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी estrogen and progesterone were high. This leads to growth of breast tissue and alveolar cells but blocks milk secretion। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बॉडी के अंदर है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन से क्या हो रहा है कि मिल्क और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट तो हो रही है, एल्वेलाई की डेवलपमेंट हो रही है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिल्क को सिक्रीट करने नहीं दे रहे, वो ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी के बाद क्या हो रहा है, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की लेवल कम हो गई एकदम से, कब, डिलीवरी के बाद। तो उससे क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इंक्रीजेस अप टू 20 टाइम्स एंड स्टिमुलेटेड मिल्क प्रोडक्शन। जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ डिलीवरी के बाद, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। मिल्क प्रोड्यूस कौन कराता है, प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और क्या कराता है, लेट डाउन कराता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क को लेट डाउन कराता है। प्रोलैक्टिन क्या करा रहा है, मिल्क की प्रोडक्शन करा रहा है, और ऑक्सीटोसिन क्या करा रहा है, इजेक्शन ऑफ मिल्क करा रहा है। तो जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और वो बहुत ही हाई क्वालिटी मिल्क होता है कोलोस्ट्रम। उसमें क्या क्या होते हैं, आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं जो कि फीटस को डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, विटामिन B12 होता है। ठीक है, बहुत सारा विटामिन B12 होता है। ये वाला मिल्क लो फैट होता है और इसके अंदर ये क्या होता है, येलो कलर का दिखता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। चलो देखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन आया है ये। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब तुमको ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा होगा, कहाँ पे देखा देखा लग रहा है, ये नीट 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया स्टार्टिंग वाला मेयोसिस कर रहा है, नहीं,
वो तो माइटोसिस करता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, पर माइटोसिस नहीं हो रहा, मियोसिस हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मेयोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटोड, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस 2 कर रही है, मेयोसिस 1 तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने करी है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर रही है, मेयोसिस 2 कर रही है और स्पर्मेटिड बना रही है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखो। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस। अब स्पर्मेटिड है, वो स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस कर रहा है, ये बात ठीक है, पर थ्रू माइटोसिस कर रहा है? नहीं, माइटोसिस नहीं कर रहा, थ्रू डिफरेंशिएशन कर रहा है। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बन रहा है बाय स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा ई वाली स्टेटमेंट और सी वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज सी एंड ई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमीट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। अब फीमेल गैमीट के हमको सेल की लेयर्स बतानी है कि सेल की लेयर्स कैसे अरेंज है फ्रॉम आउटर टू इनर। ठीक है, हमको इस तरह से बतानी है सेल की लेयर्स। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या होती है, सबसे बाहर तो कोरोना डेटा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, पेरीविटलाइन स्पेस होती है, और उसके बाद क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज सी, ए और बी, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन ह्यूमन फीमेल्स मेयोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। मेयोसिस 2 कब तक नहीं हो रही है, सेकेंडरी oocyte कब जाके ओवम में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूछ रहे हैं ये। तो ये सेकेंडरी oocyte कब कन्वर्ट हो रहा है ओवम में, वो हो रहा है जब स्पर्म उससे जाके मिल रहा है एट फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे सारी अपडेट्स, सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, कि जो भी आपको चैप्टर चाहिए होगा वो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।